गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए हम कर रहे थे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, राइट? तो हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो दो प्रिंसिपल हमने पढ़े, कौन कौन से? एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आई होप सबको क्लियर है ये। तो बताइए फटाफट मेरे साथ, एडिशन थ्योरम बताओ क्या होती है? एडिशन थ्योरम, अगर हमें या तो फर्स्ट वर्क करना है या फिर सेकंड वर्क, तो हम क्या यूज करते हैं? एडिशन थ्योरम। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब यूज होता है? जब फर्स्ट वर्क भी करना हो, सेकंड वर्क भी करना हो। तो आई होप ये सबको क्लियर है। चलिए, तो हमने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, सबने ट्राई किए? हुए सभी के? चलो, तो अभी कर रहे हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस, तो मेरे साथ साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहां दिख रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। तो बिल्कुल आराम आराम से स्टेटमेंट पढ़ा करो। देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि इतना तो कंफर्म है अपने को क्या बनाने हैं? 3 डिजिट नंबर। तो एक बार बना लेते हैं हम। हमें बनाने हैं 3 डिजिट नंबर, राइट? 3 डिजिट numbers that can be formed with the digit 1, 2, 3, 4, 5. Assuming that first part repetition of digit is allowed. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। देखो क्या कह रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब आप कोई भी डिजिट कितनी भी बार लिख सकते हो। 5, 5, 5, पांचों प्लेस, तीनों प्लेसेस पे भी लिख सकते हो। 4, 4, तीनों प्लेसेस पे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बताओ क्लियर है क्या? चलो करो फटाफट मेरे साथ साथ। बताओ मुझे कि ये जो फर्स्ट प्लेस है, ये जो फर्स्ट प्लेस है, बताओ मुझे इसके लिए कितनी चॉइसेस है? आप 1 भी लिख सकते हो, 2, 3, 4, 5, राइट? तो आपके पास 5 चॉइसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास है 5 चॉइसेस। ठीक है, अब मान लिया आपने इधर फर्स्ट 1 लिख दिया। अब बताओ नेक्स्ट प्लेस, देखो ये प्लेस तो हमारा फिल हो गया ना। अब बताओ ये जो मेरा नेक्स्ट प्लेस है, इस नेक्स्ट प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है? अब बताओ मुझे। इसने बोला रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है ना, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें रिपीटेशन अलाउड है। तो अपन ने 1 इधर लिख दिया, तो 1 नेक्स्ट प्लेस पे भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ मुझे कितनी चॉइसेस है? अगेन हमारे पास 5 चॉइस है। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइस। अब इससे नेक्स्ट प्लेस देखते हैं। अब बताओ इससे नेक्स्ट प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस? अगेन 5 चॉइसेस। तो तीनों ही प्लेसेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस। तो देखो ये कितना हुआ? 125 चॉइसेस। आ रही है बात समझ? क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट ये कह रहे हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। देखो ये क्या कह रहा है हमें, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब बताओ मुझे ये जो फर्स्ट प्लेस है, इसको फिल करने के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है? 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मीन्स इस प्लेस के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेस की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट प्लेस पे मान लिया मैंने लिख दिया फर्स्ट प्लेस पे 4। ठीक है, अब 4 मैंने लिख दिया फर्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट प्लेस के लिए बताओ कितनी चॉइसेस बची? इसने बोला है ना, देखो सेकंड पार्ट में तो ये कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आपने अगर 4 लिख दिया तो वो नेक्स्ट प्लेस पे 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस बची? 1, 2, 3 एंड 4। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए अपने पास 4 चॉइस। मान लिया इधर मैंने लिख दिया 3। अब देखो 2 डिजिट, देखो 4 और 3 तो मैंने यूज कर लिया ना। अब बताओ नेक्स्ट प्लेस के लिए, देखो इस प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस बची? 3 और 4, 2 डिजिट हमारी इधर यूज हो गई। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास बची 3 चॉइस। अब देखो मल्टीप्लाई थ्योरम क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट प्लेस भी फिल करना है, सेकंड प्लेस भी फिल करना है और थर्ड प्लेस भी फिल करना है। तीनों प्लेसेस फिल करने हैं, मतलब मल्टीप्लाई थ्योरम। तो देखो कितने वेज हुए? 60 वेज। तो बताओ बात क्लियर है क्या? है ना?
क्लियर है सभी को? ये तो आई थिंक सबका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट। देखो क्या कह रहा है ये अपने को 3 डिजिट, यानी कि इतना तो कंफर्म है अपने को क्या बनाने हैं 3 डिजिट नंबर। ठीक है 3 डिजिट नंबर। लेकिन देखो ये अपने से क्या कह रहे हैं, जो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं वो कैसे होने चाहिए, ये अपने को कह रहा है इवन नंबर। इस वर्डिंग पे ध्यान देना, कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए इवन नंबर्स। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। आगे देखो इसने दूसरी बात क्या बोली है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट रिपीट हो सकती है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है, कोई भी डिजिट कितनी भी बार लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो फर्स्ट प्लेस है, लेकिन इसमें तो फर्स्ट प्लेस से शुरुआत नहीं करनी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। ये क्या कह रहा है, इवन नंबर बनाने हैं। मुझे बताओ इवन नंबर कब बनेंगे, जब हमारा यूनिट प्लेस पे एक इवन वैल्यू होगा, राइट। अब इवन वैल्यू बताओ अपने पास कौन कौन सी है, 2 4 6। तो देखो यूनिट प्लेस पे, ये अपना यूनिट प्लेस है ना, तो यूनिट प्लेस पे अगर 2 4 या 6 में से कोई एक वैल्यू होगी तभी हमारे बनेंगे ना बात। ठीक है, तो इस प्लेस के लिए बताओ अपने पास कितनी चॉइसेस है, 2 4 6। इन 3 में से कुछ भी मर्जी लिख सकते हैं, तो अपने पास कितनी चॉइसेस है 3। ये बात क्लियर। मान लिया हमने लिख दिया 4, तो डेफिनेटली एक इवन नंबर बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जो ये सेकंड प्लेस है या थर्ड प्लेस है, अब तो कहीं पे भी कोई भी वैल्यू लिखे, लेकिन इसने कहा रिपीटेशन अलाउड है, कोई भी कितनी भी बार लिखो। ये जो 4 हमने इधर लिख दिया वो इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ मुझे इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, सोचो। 4 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 5 एंड 6। मतलब इन 6 में से मैं कुछ भी लिख दूं सेम आंसर आएगा ना। हम लिख सकते हैं ना, हम 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, इन 6 में से कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा 100 प्लेस है इस पे भी इन 6 में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां इसके लिए भी हमारे पास कितने वेज हैं, 6 वेज। बताओ बात समझ आई क्या? ठीक है, तो देखो ये टोटल कितने हो गए, 36 इंटू 3। तो कर लो भाई सिंप्लीफाई, 36 इंटू 3 108। बताओ बात क्लियर है क्या? डन हुआ सभी का, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड। हमें क्या बनाना है, 4 लेटर इसमें लिखने हैं। ठीक है, 4 लेटर्स हमें लिखने हैं यूजिंग द फर्स्ट। देखो क्या कह रहे हैं, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स। स्टार्टिंग के 10 लेटर्स का हमें यूज करना है। ठीक है, 10 लेटर्स का हमें यूज करना है, यानी कि A B C D अप टू सॉन 10 लेटर्स तक, राइट। ठीक है, अब नो लेटर कैन बी रिपीटेड। आगे की स्टेटमेंट पढ़ो, ये क्या कह रहे हैं, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी लेटर हमने इधर लिख दिया वो नेक्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, राइट। अब बताओ मुझे इस प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है। देखो इधर लिख लेते हैं हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, A B C D E F G H I J, है ना, ये 10 लेटर्स है। ठीक है, अब बताओ यहां लिखने के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है। हम A लिखे, B लिखे, हमारी मर्जी, राइट। तो बताओ हमारे पास कितनी चॉइसेस है, हमारे पास है 10 चॉइसेस। अब मान लिया इधर हमने लिख दिया H, एक बारी में तो एक ही लिखोगे ना। ठीक है, अब देखो ये जो H है ये हमने इधर लिख दिया। अब बताओ इसने बोला है ना नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं हो सकते। तो अब बताओ ये जो नेक्स्ट प्लेस है इसके लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है, H तो नहीं लिख सकते, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 में से कोई भी एक लेटर हम यहां लिख सकते हैं। डन। अब मान लिया इधर हमने लिख दिया C, तो देखो C भी हमने इधर यूज कर लिया, तो 2 लेटर चले गए। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए बताओ कितनी चॉइसेस बची। अब तो आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट के लिए 8 और इससे नेक्स्ट के लिए 7। क्लियर, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। मल्टीप्लाई थ्योरम, देखो ध्यान देना, मल्टीप्लाई थ्योरम क्यों,
क्योंकि हमें फर्स्ट प्लेस भी फिल करना है, सेकंड प्लेस भी, थर्ड प्लेस भी और फोर्थ प्लेस भी, चारों प्लेसेस फिल करने हैं मल्टीप्लाई थ्योरम। ठीक है, चलिए बताओ यहां तक क्लियर सभी को, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, देखो क्या कह रहा है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग डिजिट 0 to 9। ठीक है, हमें बनाने हैं 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। ठीक है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67। ये कह रहे 5 डिजिट में हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। देखो क्वेश्चन में मेंशन है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मींस रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन क्लियर है? अब मुझे बताओ 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट है, लेकिन इन डिजिट में से 6 और 7 तो पहले ही आ गया, तो इनको तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, राइट। तो अब बताओ कि ये जो प्लेस है हमारा, इसको फिल करने के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है? 6 और 7 तो नहीं लिख सकते, तो 6 और 7 तो हम नहीं लिख सकते, तो बताओ इस प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? टोटल 10 डिजिट है, 2 डिजिट हम नहीं लिख सकते, तो बताओ बाकी कितनी बची? 8। ये स्टेप क्लियर? ठीक है, अब बताओ इससे नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास? हमने यहां पे 8 भी एक डिजिट लिख दी, मान लिया हमने लिख दिया 4, तो एक डिजिट और चली गई ना हमारी। अब बताओ कितनी डिजिट बची? 7। तो नेक्स्ट के लिए 7, नेक्स्ट के लिए 6। क्लियर? आ रही है बात समझ? अब मल्टीप्लाई थ्योरम, क्योंकि हमें तीनों प्लेसेस को फिल करना है, टोटल 5 डिजिट बनाने थे, 2 डिजिट तो हमें गिवन ही थी, 3 डिजिट को और फिल करना था, तो तीनों प्लेसेस को फिल करना है मल्टीप्लाई थ्योरम। क्लियर? तो क्लियर है ना सभी को मल्टीप्लाई थ्योरम कहां यूज होती है और एडिशन थ्योरम कहां यूज होगी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखो क्या कह रहे हैं, अ क्वाइन इज टॉस 3 टाइम। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखो एक क्वाइन है, ठीक है, आपने उसको टॉस किया, तो बताओ अगर क्वाइन टॉस करोगे तो क्या आ सकता है आपका? क्वाइन टॉस किया तो क्वाइन पे हमारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये बात क्लियर? फर्स्ट टाइम आपने ये क्वाइन था आपके पास, ठीक है, और आपने इसको टॉस किया, तो बताओ हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, राइट। तो देखो पहले आपने जब उसको टॉस किया तो आपके पास 2 चॉइसेस है, राइट, तो 2 चॉइसेस आ गई, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब इसने कहा क्वाइन इज टॉस 3 टाइम, एक बार टॉस कर दिया, अब जब आपने दूसरी बार टॉस किया तो बताओ पहले अगर हेड आया या टेल आया, तो दूसरी बार हेड आया या टेल आया उससे कोई लेना देना है नहीं। तो दूसरी बार भी अगर मान लिया पहली बार आपका हेड आ चुका, तो बताओ जब दूसरी बार आपने क्वाइन टॉस किया तो आपका हेड भी आ सकता है और आपका टेल भी आ सकता है। क्लियर? लेकिन जब आपका पहली बारी में टेल आया था, तो अब बताओ दूसरी बार आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये बात क्लियर? तो दूसरी बार भी देखो, जब आपका पहली बार हेड था तो दूसरी बार आपका हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, या पहली बार जब टेल था तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो इसका पहले वाले से तो कोई लेना देना नहीं है ना। क्लियर? तो यानी कि दूसरी बार जब आपने टॉस किया तो भी आपके 2 ही आउटकम आए, हो गया 2 बार। अब आपने एक बार और टॉस कर दिया तो भी आपका क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो अगेन कितनी चॉइसेस? 2। अब बताओ को पहली बार भी टॉस करना है, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी, तीनों काम करने हैं ना, तो कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर? तो देखो अपना आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 3। अब ये कह रहे हैं कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। क्लियर? तो इस फॉर्मूले पे एक बार मैं बात करूंगी, अभी मैं डायरेक्ट आपको करवा रही हूं 2 की पावर 3। तो यहां पे देखो n की पावर r, ये कैसे आता है क्या? एक बार इस क्वेश्चन को आप अलग से हाईलाइट करके रख लेना, इसके बारे में हम एक बार और बात करेंगे,
ठीक है, अभी तो हम इसको मल्टीप्लाई थ्योरम से कर रहे हैं ना, तो हम इसको दूसरे तरीके से और करेंगे। तो अभी मल्टीप्लाई थ्योरम से कैसे कर रहे हैं, हमने तीनों की तीनों बार टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस किया हमारे पास 2 आउटकम आए, सेकेंड टाइम टॉस किया 2 आउटकम, थर्ड टाइम टॉस किया 2 आउटकम। क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहे हैं गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, कितने डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, ठीक है, 1 बिलो द अदर। तो ये तो आप लोग कर लोगे ना, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि 5 फ्लैग से डिफरेंट कलर की तो कितने डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं। तो देखो हमें 2 फ्लैग्स चाहिए ना, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, राइट, 1 बिलो द अदर। तो 2 फ्लैग्स चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है, अपने पास 5 कलर्स थे, कोई भी 5 कलर यूज कर सकते हैं, राइट। अब एक कलर जब हमने यहां यूज कर लिया तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने कलर बचेंगे, 4 कलर बचेंगे ना। तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 4। अब हमें दोनों काम करने हैं ना, फर्स्ट प्लेस को भी फिल करना है, सेकेंड प्लेस को भी फिल करना है। तो कौन सी थ्योरम आएगी, मल्टीप्लाई। तो टोटल क्या हो गया, 20 वेज। बताओ बात क्लियर है क्या? डन सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज? यस, यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है सभी को कि अपनी एडिशन थ्योरम कैसे यूज होती है और मल्टीप्लाई थ्योरम कहां यूज होती है, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टोरियल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत होती है। तो वो जो टूल है आपके पास वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये फैक्टोरियल जो है वो होता क्या है। फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, या सम टाइम ऐसे भी डिनोट करते हैं। अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है वो देखते हैं। अगर मान लिया मुझे दे रखा है 5 फैक्टोरियल, राइट, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1, ठीक है। मतलब 5 और 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी मल्टीप्लाई। देखो मैं यहां बात कर रही हूं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूं। तो 5 फैक्टोरियल से मतलब 5 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई। मीन्स क्या मैं ये कह सकती हूं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, continued product of first n natural numbers, ठीक है। तो फैक्टोरियल होता है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो देखो 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 तक, देखो 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी मल्टीप्लाई। तो आप बताओ, सिमिलरली आप बता सकते हो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 और 4 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी मल्टीप्लाई। मीन्स 4 3 2 1। ये बात क्लियर? ठीक है। तो आप बताइए 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, 3 2 1, राइट। नेक्स्ट देखिए 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 एंड 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। क्लियर है ये बात? यहां तक बताओ कोई दिक्कत? फैक्टोरियल क्लियर है कैसे खोलते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 5 फैक्टोरियल लिख रही हूं, है ना, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिख रहे हैं 5 4 3 2 1। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं 5 into 4 फैक्टोरियल? बताओ एक ही बात है क्या? 5 into, अब 4 फैक्टोरियल से मतलब क्या होता है, 4 3 2 1, राइट। अब बताओ क्या मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकती हूं
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। बताओ, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ आ रहा है ना, अपने को जितने स्टेप खोल के लिखना है उतने स्टेप हम इसको खोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक बताइए कोई कंफ्यूजन? क्लियर सभी को कि 5 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल उसको हम जितने स्टेप चाहे खोल के लिख सकते हैं। चलिए, अब एक और बात देखो, जो 0 फैक्टोरियल होता है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, डेफिनेशन मैंने क्या बताई, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है ना, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट करनी है और फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर की कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक है, ऑफ n नेचुरल नंबर। अब बताओ मुझे कि 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसकी कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट कैसे करेंगे, है ना। चलो, अब बताओ मुझे, जो प्रोडक्ट होती है आपकी, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 8th स्टैंडर्ड में, जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, यहां मैं बता देती हूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये हमारी होती है 1। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है जब अपने पास मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ ना हो तो वहां 1 प्रेजेंट रहता है। अब यहां पे 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या, कि जितने भी नेचुरल नंबर है उन सब की मल्टीप्लाई, है ना। अगर मान लिया 3 नेचुरल नंबर है तो 3 2 1 है ना, 4 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई, राइट। अब यहां पे 0 नेचुरल नंबर, यानी कि कोई नेचुरल नंबर हमें लेना ही नहीं, है ना, यानी कि देयर इज नथिंग टू मल्टीप्लाई। तो जब हमारे पास कुछ भी मल्टीप्लाई के लिए नहीं होता, वहां क्या प्रेजेंट रहता है? 1। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, ये आप याद रखना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। रीजन हमने देख लिया, व्हेन देयर इज नथिंग टू मल्टीप्लाई देयर इज 1। डन। चलिए, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? फैक्टोरियल क्लियर है कैसे खोलना है? तो बताओ, क्या मैं इन जनरल ये बोल सकती हूं कि जो n फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सॉन, कहां तक? 1 तक। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्लियर है सभी को? चलिए, तो फैक्टोरियल खोलना आ गया। फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करना है, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से कर लेना, क्योंकि अपनी जितनी भी परम्यूटेशन की कैलकुलेशन है और कॉम्बिनेशन की, तो सारी की सारी इसके ऊपर बेस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे हम करेंगे इसको। यस, देखिए क्वेश्चन है, इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अपनी आ गई 120। डन सभी का। चलिए बताओ, सेकेंड पार्ट बता सकते हो, 7 फैक्टोरियल। बताओ क्या बनेगा? 7 6 5 4 3 2 1, है ना। तो 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 5040 आता है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 7, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 5040। हाँ, यही आ रहा है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल अपना हो गया 5040। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट। ये कह रहे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। आप देखो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है आपके पास 5040, है ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 120। तो बताओ, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 0 2 4 9 20। ठीक है, देखो यही बनेगा ना। हाँ, 4 9 20, ये अपना आंसर आ गया। तो एक तो तरीका है इसको करने का ये। अब दूसरा मेथड देखिए,
7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारी वैल्यू है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात बताओ, 7 फैक्टोरियल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूं 7 6 5 फैक्टोरियल? बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस में 5 फैक्टोरियल एज इट इज, बताओ कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ। अब देखो इधर इन दोनों वैल्यूज से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, देखो कॉमन क्या आ रहा है? 5 फैक्टोरियल। तो इधर देखो 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 7 इंटू 6। और इधर देखो जब आपने 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया, जो अपने पास कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यू कॉमन ले ली, तो वहां 1 तो प्रेजेंट रहता है ना, तो यहां क्या बचा? 1। इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहां हमने 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहां 1 बचेगा, कई बच्चे इसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, नोट दिस स्टेप। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो 5 फैक्टोरियल अपने को पता है कितना है? 120। और ये क्या बना? 42 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 41 इंटू 120। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आपका सेम आंसर आएगा। आ रही है बात समझ? तो हम कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी तो आपको इससे ज्यादा आसान लग रहा होगा क्योंकि हमने सारी वैल्यू इवेल्युएट कर रखी थी, लेकिन ये मेथड आपका ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, हमें इवेल्युएट करनी है। अभी तो सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगी, तो देखते जाना। फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। अब बताओ 7 फैक्टोरियल, मैंने बताया था ना कितने भी स्टेप आप इसको खोल के लिख सकते हो। तो बताओ 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और डिवाइड में क्या है? 5 फैक्टोरियल। ये स्टेप क्लियर? तो जितनी अपनी रिक्वायरमेंट थी, देखो इधर 5 फैक्टोरियल तक अपने को वैल्यू चाहिए थी ना, तो यहां 5 फैक्टोरियल तक हमने इसको खोल के लिख लिया। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। तो देखो अपनी वैल्यू क्या बची? अपनी वैल्यू आ रही है 7 इंटू 6। तो ये अपना आंसर आ गया 42। क्लियर सभी को? डन। चलिए अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो क्या कह रहा है? 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही वैल्यू है। ठीक है, अब बताओ मुझे इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड में क्या नजर आ रही है? 10 फैक्टोरियल। तो इसको 10 फैक्टोरियल तक खोल के लिख लेंगे। तो बताओ मैं क्या लिख दूं? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइड वाली वैल्यू देखो 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऊपर नीचे वैल्यू देखो, ऊपर 10 फैक्टोरियल, डिवाइड में भी 10 फैक्टोरियल, सेम वैल्यू कैंसिल। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो 12 इंटू 11 और जो 2 फैक्टोरियल है, ध्यान देना 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख सकती हूं क्या? अब 2 इंटू 1 क्या? 2। तो ये वैल्यू अपनी 2 के इक्वल। तो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये वैल्यू कैंसिल, 6। तो बताओ मुझे क्या आंसर आया? 11 इंटू 6 66। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ नोट करते जाना। हाँ देखो क्या दे रखा है हमें? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये कह रहे हैं n की जगह तो वैल्यू पुट करनी है 5, n की जगह पुट करना है 5। तो देखो इधर हमें n नजर आ रहा है और इधर n नजर आ रहा है, और r की जगह वैल्यू पुट करनी है 2, तो इन प्लेसेस पे हमारा 2 है। पुट करते सारी वैल्यूज, चलो पुट करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैंने पुट कर दिया n की वैल्यू 5 डिवाइड बाय r की वैल्यू 2, और ये बना 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ मुझे सॉल्व कर लें इसको। तो पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बना 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 कितना? 3 फैक्टोरियल। डन यहां तक? चलो
अब आगे बताओ, इधर डिवाइड में आपको क्या नजर आ रहा है? 3 फैक्टोरियल। तो ऊपर बताओ क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 स्टेप तक खोल के लिख लिया। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 मीन्स किसके इक्वल? 2। और साथ में क्या है? 3 फैक्टोरियल। यहां तक बताइए बात क्लियर है क्या? डन। अब देखो ऊपर नीचे क्या है? 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये वैल्यू कैंसिल 2, तो मीन्स ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 10। क्लियर सभी को? तो बताओ बात समझ आ रही है क्या? फैक्टोरियल को किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है? इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? x/10 फैक्टोरियल। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखो। 1/8 फैक्टोरियल और 1/9 फैक्टोरियल ये किसके इक्वल है? x/10 फैक्टोरियल। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है? x। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 1/8 फैक्टोरियल और 1/9 फैक्टोरियल, अगर मुझे 2, 4 और 8 इन तीनों का एलसीएम लेना हो, क्या लेना हो? एलसीएम। तो बताओ मुझे क्या लोगे? 8 ही लोगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना 8 इंटू 4 इंटू 2, राइट? मतलब कि आप 8 लोगे क्योंकि 2 और 4 तो इसी में इंक्लूड है ना। अब बताओ जो ये 9 फैक्टोरियल है, क्या इसको 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 9 फैक्टोरियल। ये स्टेप बताओ क्लियर है क्या? क्योंकि 9 फैक्टोरियल को यहां मैं रफ वर्क कर देती हूं, 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, है ना। तो 8 फैक्टोरियल तो इसी में इंक्लूड है, तो एलसीएम तो हाईएस्ट वैल्यू ही आएगी ना। ठीक है, अब देखो अपने को इसको डिवाइड में 9 फैक्टोरियल बनाना है। अगर मान लिया जैसे 1/2, 1/4, 1/8 होता तो बताओ अपन एलसीएम क्या लेते? 8 लेते, है ना। और यहां देखो 2 है तो अपन फर्स्ट प्लेस पे 4 लिखते ना। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या करते? 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाए। 8 तो ऊपर आया 4। इससे नेक्स्ट वैल्यू को क्या करते? 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो देखो 8 बन गया और ऊपर क्या आता? 2, और थर्ड वैल्यू क्या? 1। बताओ ऐसा ही कुछ करते ना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में बताओ मुझे, यहां आपका 9 फैक्टोरियल है और इधर क्या है? 8 फैक्टोरियल। तो इसको 9 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या मैं इसको 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं? तो देखो डिवाइड वाली वैल्यू बन गई ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आई? 9। तो ये आपको लिख के नहीं दिखाना, आपको डायरेक्ट करना है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि यहां फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 9। बताओ बात क्लियर है क्या? क्लियर सभी को? नेक्स्ट वैल्यू बताओ, ये तो 9 फैक्टोरियल ही है, तो यहां क्या आ जाएगा? 1। डन। और ये किसके इक्वल है? x/10 फैक्टोरियल। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 + 1 10 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो पहली वैल्यू क्या बन गई? 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये बना x इंटू 9 फैक्टोरियल। हो गए यहां तक? अब मुझे बताओ क्या ये जो 10 फैक्टोरियल है, देखो केवल इसको देखो 10 फैक्टोरियल को, क्या मैं इसको लिख सकती हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल? लिख सकते हैं। और इधर क्या है? x इंटू 9 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ सेम वैल्यू है, देखो इधर भी 9 फैक्टोरियल है, इधर भी 9 फैक्टोरियल, और सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। तो बताओ मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू 10 100। ठीक है, क्लियर सभी को? तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, पर ध्यान रखना कि जब अपनी डिवाइड की टर्म है तो किस तरीके से हमें
एलसीएम लेना है। तो बस इतनी सी बात है ना, हमने एलसीएम लिया 9 फैक्टोरियल आया, तो फर्स्ट वैल्यू देखो 8 फैक्टोरियल है, इसको 9 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या चाहिए, 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई हमें आती है। ठीक है, तो ये नोट करना चाहो नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। डन सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में आप लोग ट्राई करेंगे। 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल आप कर लोगे सिंप्लीफाई, और 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपको खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ट्राई करेंगे, फिर क्लास में आपका डिस्कस होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार। देखो ये क्या कह रहा है, n की वैल्यू क्या पुट करनी है 9, और r की वैल्यू क्या पुट करनी है 5, इवेल्युएट करना है। तो बताओ कोई दिक्कत, एक बार सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। देखो n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, यही बात है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताओ मुझे 9 फैक्टोरियल कितने स्टेप तक खोल के लिखना है, 4 फैक्टोरियल तक। तो 9, 8, 7, 6, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सेम वैल्यू देखो, इधर भी 4 फैक्टोरियल और इधर भी 4 फैक्टोरियल, तो ये सेम वैल्यू हमने कैंसिल कर दी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे मल्टीप्लाई? ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, बस n की जगह क्या लिखना है 6, r की जगह 2। कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, फैक्टोरियल क्लियर है सभी को कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक परमुटेशंस। देखो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि परमुटेशंस होता क्या है। परमुटेशन मीन्स हमारा होता है अरेंजमेंट। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट कब लगता है, जब हमारा ऑर्डर मैटर। ठीक है, इतनी सी बात होती है, जब हमारा ऑर्डर मैटर करता है तो उस केस में परमुटेशन लगता है। ठीक है, तो देखो अब हमने मल्टीप्लाई थ्योरम कर ली, एक बार हम अपना एग्जांपल फिर से रिकॉल करते हैं। ए बी सी 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर इन 3 स्टूडेंट को बेंच पे बैठना है तो देखो हमने किया इसको फर्स्ट प्लेस के लिए, बताओ कितनी चॉइसेस है फर्स्ट प्लेस के लिए, कितनी चॉइसेस, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है 3। मान लिया इधर कौन बैठ गया, बी। ठीक है, अब देखो सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है। अब देखो बी तो इधर आ गया ना, ध्यान देना एक एक वर्डिंग पे, बी हमारा इधर आ गया। तो अब बताओ नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है 2। मान लिया इधर आ गया सी, और थर्ड प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है 1, क्योंकि देखो सी तो इधर आ गया ना, सी इधर आ गया, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची, ओनली 1। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्लेस भी फिल करना है, सेकंड प्लेस भी फिल करना है और थर्ड प्लेस भी फिल करना है। तो ये अपने कितने वेज हो गए टोटल 6 वेज, 3 इंटू 2 6 वेज। और ये 6 वेज अपने कौन कौन से हैं, मान लिया फर्स्ट प्लेस पे हमारा ए बैठा है, तो नेक्स्ट प्लेस पे बी हो सकता है, सी हो सकता है।
इधर अगर A है तो इधर C और B ऐसे बैठ सकते हैं। अगर हमारा इस प्लेस पे B है तो A और C हो सकते हैं, या फिर C और A, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। ठीक है, अगर इधर C है तो A और B और B और A। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? तो टोटल मिला के हमारे 6 वेज है ना, ए बी सी ए सी बी, बी ए सी बी सी ए सी ए बी सी बी, जो कि हमने देखा इससे टोटल कितने वेज है? 6 वेज। तो ये हमने देखा किससे आया? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। ये बात क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां आपका ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? आप किस ऑर्डर में बोल रहे हो कि ए बी सी बैठे हैं फिर ए सी बी बैठे? ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। तो बस इतनी सी बात होती है, परमुटेशन कहां लगता है? जब आपका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया इसको करने के लिए। अब एक और एग्जाम्पल था हमारा, देखो मान लिया एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, 5 स्टूडेंट्स है और हमारे पास ओनली 3 प्लेसेस है। 5 स्टूडेंट और उनको 3 प्लेसेस पे बैठना है। मान लिया वो 5 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई। अब बताओ मुझे इस फर्स्ट प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है? ए बी सी डी और ई, मतलब 5 चॉइसेस। इन 5 में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, मान लिया इधर बैठ गया डी, तो देखो अपना जो ये डी था वो तो उधर आके बैठ गया। अब बताओ मुझे नेक्स्ट प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस है? इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर चुके ना, तो बताओ मुझे शाबाश। इधर इस प्लेस के लिए ए बी सी और ई कितनी चॉइसेस है? 4 चॉइस। मान लिया इधर बैठ गया सी, तो देखो सी हमारा इधर आ गया। ठीक है, अब इस थर्ड प्लेस के लिए बताओ अपने पास कितनी चॉइसेस है? इस थर्ड प्लेस के लिए है अपने पास 1 2 3 चॉइसेस। मान लिया इधर आ गया ई, तो देखो ये टोटल कितने वेज हो गए? 60 वेज, टोटल 60 वेज। ये बात क्लियर? तो ये तो हमने किया मल्टीप्लाई थ्योरम से। तो यहां तक तो बात ठीक है कि अपना सारा काम मल्टीप्लाई थ्योरम से हो रहा है, अरेंज भी हो रहा है ना। अरेंजमेंट जब ऑर्डर मैटर कर रहा है तो अपने सारे केसेस तो इससे हो रहे हैं, है ना। तो फिर परमुटेशन का क्या काम है? राइट। अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि यहां 1000 स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट्स है और अपने को 70 प्लेसेस फिल करने हैं। आप बताओ, आपने 70 प्लेसेस बना लिए, पहले 1000 फिर 999 998, कितना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। 70 प्लेसेस को आप ऐसे 70 प्लेसेस थोड़े ना बनाओगे, तो मीन्स अपने को एक जर्नल फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मतलब जो काम हमारा मल्टीप्लाई थ्योरम से चल रहा था वही काम हम किस में करने वाले हैं? परमुटेशन में। मतलब अपने को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी ताकि अगर डाटा बड़ा हो तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अपना क्या है? परमुटेशन का। तो अब एक बार इस एग्जाम्पल को तो भूल जाओ, इतने बड़े बड़े भी नहीं होते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन अपने को फॉर्मूले की क्या जरूरत थी वो क्लियर हो गया। तो वो फॉर्मूला क्या है? जो यही बात है, इसको हम फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या? एन पी आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, n पी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब कैसे? अब जैसे इस एग्जाम्पल में अपनी n की वैल्यू क्या है? 5 है ना, 5 स्टूडेंट है। यहां तो हो गया टोटल थिंग्स, और जितने प्लेसेस फिल करने हैं, r प्लेसेस फिल करने हैं, तो r की वैल्यू इसमें कितनी हो गई? 3। बताओ ये बात क्लियर हुई क्या? n हो गया टोटल, r जितने प्लेसेस हमें फिल करने हैं। तो यहां लिख सकते हो n आपका होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स, और r की वैल्यू होती है प्लेसेस टू बी फिल्ड, जितने प्लेसेस हमें
फिल करने हैं। क्लियर? तो बताओ NPR आपका सिंप्लीफाई करना आता है 5P3 किसके इक्वल 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने सीखा तो करो इसको इवेल्युएट, देखो बताओ मुझे क्या आएगा। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना बना 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 5 4 3 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हमारी बिल्कुल सेम वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा 5 4 3। तो बताओ मुझे बिल्कुल सेम आया क्या, है ना? तो ये भी हमारे क्या हो गए टोटल 60 वेज। बताओ बात क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो हम सेम चीज किससे कर सकते हैं? इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब जो अपना ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसको भी देखो। जो अपना ऊपर वाला एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या किया, सेकंड एग्जाम्पल जो हमारा था 3 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट्स और 3 प्लेसेस को हमें फिल करना था, राइट? 3 प्लेसेस को फिल करना था, 3 बेंचेस पे बैठे थे। तो एक बार इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। फॉर्मूला देखो क्या है 3P3, टोटल 3 ऑब्जेक्ट है और 3 प्लेसेस को फिल करना है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। कर दिया। तो ये ऊपर देखो क्या बना 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 क्या 0 फैक्टोरियल। अब बताओ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बताई थी ना, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी किसके इक्वल 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है डिवाइड में, तो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 2 1 मीन्स कितना 6 वेज। ये हमारे आ गए टोटल 6 वेज। तो यही आया था हमारे ऊपर, देखो वेरीफाई कर सकते हो हमारे कितने वेज आए थे 6 वेज। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं परम्यूटेशन के n थिंग n प्लेसेस कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो 3 थिंग 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर कुछ कम थिंग्स है तो ये क्या हुआ NPR। ठीक है? तो एक बार ये जो नोट करना है वो आप करो, ये एग्जाम्पल थे समझाने के लिए। लिखिए परम्यूटेशन का मतलब क्लियर हो गया, अरेंजमेंट मींस जब ऑर्डर मैटर करे, राइट? तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमें गिवन हो टोटल n थिंग्स गिवन हो और हमें n प्लेसेस फिल करने हो, ठीक है, n थिंग n प्लेसेस, और इनको क्या करना है अरेंज करना है। n थिंग n प्लेसेस पे हमें अरेंज करना है। तो n थिंग n प्लेसेस n फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो जाएगी। ठीक है? और सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा, अगर n थिंग्स है और r प्लेसेस हमें थिंग्स को अरेंज करना है तो हमारे पास कितने वेज है? हमारे पास वेज है NPR। n थिंग में से r थिंग को अरेंज करना है। तो इसको फॉर्मूले को कैसे खोलते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है? ये ऊपर वाली बात भी आप फॉर्मूले से कर सकते हो। देखो क्या n थिंग्स है, n थिंग में से कितनी थिंग अरेंज करनी है n थिंग। तो क्या बना n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n क्या 0 फैक्टोरियल 1, तो ये क्या आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है? तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो और इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां तक ओके है? तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, n थिंग n प्लेसेस n फैक्टोरियल वेज से अरेंज और n थिंग r प्लेसेस NPR वेज से। ठीक है? अब इसमें 2 बातें होती है। देखो क्या, ये जो NPR है यहां लिखिए, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। यहां लिखिए इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन कि n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। मतलब कि जो टोटल थिंग्स है वो हमेशा जितने प्लेसेस फिल करने उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब आप इमेजिन करो, स्टूडेंट है 3, ठीक है, 3 स्टूडेंट है और उनको 5 बेंचेस पे बिठाना है, 5 प्लेसेस फिल करने हैं।
बताओ कैसे करोगे? 3 स्टूडेंट 5 बेंचेस और बैठना पड़ेगा, बताओ कर सकते हो? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसमें फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि n की वैल्यू, n को बड़ा होना पड़ेगा r से। दूसरी रिस्ट्रिक्शन इसमें अंडरस्टूड होता है रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब कि हम केवल जब हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड हो ना तभी हम एनपीआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज हम एनपीआर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एनपीआर का फॉर्मूला केवल और केवल तभी लगेगा जब हमारी रिपीटेशन अलाउड ना हो। क्लियर है दोनों रिस्ट्रिक्शन? ठीक है, अब बताओ जब हम बेंच पे बिठाते हैं पर्सन को, बेंच पे बिठाया, ठीक, मुझे बताओ कि क्या कोई भी पर्सन 2 प्लेसेस पे बैठेगा क्या? नहीं। एक पर्सन दूसरे के ऊपर बैठेगा क्या? नहीं। तो ये भी बात यहां पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट, कि जो पर्सन का केस होता है, पर्सन का केस होता है उसमें अंडरस्टूड होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, 2 पर्सन की एक जैसी शक्ल नहीं होती, अगर सेम ट्विंस भी हो तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो पर्सन का जब केस होता है तो अंडरस्टूड होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। लेकिन रिपीटेशन कहां हो सकती है? आपके डिजिट के केस में रिपीटेशन हो सकती है ना, कि अगर डिजिट आए तो 111 हो सकता है, राइट? तो डिजिट के केस में आपकी रिपीटेशन हो सकती है। तो उसमें कैसे देखते हैं कि आपको रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो कैसे करते हैं ये बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आप ये अभी लिख लो कि पर्सन के केस में अंडरस्टूड होता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इट मींस हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन डिजिट के केस में हमें सोचना पड़ेगा कि रिपीटेशन अलाउड और नॉट। तो यहां पे ये लिख सकते हो, हमें चेक करना है, चेक वेदर रिपीटेशन, फर्स्ट चेक वेदर रिपीटेशन अलाउड और नॉट। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा डिजिट के केस में। बाकी तो सब में जब भी पर्सन का केस आया, जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट होंगे उसमें अंडरस्टूड है, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी साफ साफ पता चल जाएगा जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी n की वैल्यू और छोटी वैल्यू हमारी r की वैल्यू। तो बताओ, परम्यूटेशन का भी हमने आज बेसिक फॉर्मूला किया है, इसकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हमने कुछ नहीं किया है। बताओ फॉर्मूले में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या कि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, क्या कि n थिंग n प्लेसेस n फैक्टोरियल वेज से अरेंज। तो अगर 5 पर्सन को 5 प्लेसेस पे फिल करना है, कितने वेज होंगे? 5 फैक्टोरियल। 7 पर्सन 7 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज? 7 फैक्टोरियल। लेकिन अगर n थिंग्स है r प्लेसेस को फिल करना है तो क्या हो जाएगा? npr। और हमें npr का फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो आज हमने केवल ये किया, और फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो होमवर्क आपका केवल फैक्टोरियल वाला ही है, बस वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप सबको क्लियर है। चलिए, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।